लिज ट्रस्ट का स्टेप डाउन होना, ये एक बहुत बड़ी खबर है और ये खबर आप सब तक पहुंच चुकी है, मगर इस वाक़ये के इम्प्लीकेशन क्या होंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर, इंटरनेशनल इकॉनमी पर और ख़ुद यूके की पॉलिटिक्स और यूके की इकॉनमी पर, ये है आज का हमारा एक मौजू। इसके साथ साथ हम बातचीत करेंगे सदर बाइडन का जो रेटरिक है सऊदी अरब के ख़िलाफ़, वो बढ़ता चला जा रहा है और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि सऊदी अरब साथ दे रहा है रूस का, जबकि सऊदी अरब की जो फॉरेन पॉलिसी सालों से चली आ रही है वो ये है कि रूस साथ दे रहा है ईरान का, मगर सऊदी अरब फिर भी रूस के साथ मेज़ पे बैठता है, उनको ओपेक प्लस में शामिल किया हुआ है। ये है दुनिया की वाइज कौमों के डिसीजन फॉरेन पॉलिसी में कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप छोटी छोटी बातों पे या इवन बड़ी बातों पे भी एक दूसरे से अलग होके चलें। भारत के साथ चीन के कितने मसाइल हैं, ट्रेड भी है, लेकिन अमेरिका का या यूरोपियन दुनिया का सम टाइम ये एहसास होता है कि या तो आप हमारे साथ होंगे या फिर नहीं है। तो ये अब बात कोई आगे नहीं चल रही, ये दूसरा मौजू है। और इमरान खान ने जिस तरह अपनी पॉलिटिक्स की और उसके नतीजा में जो उन पर इल्ज़ामात लगे, अभी जो तोशा खाना का जो मसला सामने आया उस पर अभी उनको बैन किया है, इस पे क्या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे असरात होंगे। ब्रेन बस के ये आज 3 बड़े मुद्दे हैं और इसके साथ साथ हम आपके क्वेश्चंस भी लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि बातचीत अपनी शुरू की थोड़ी कम करें, आपके क्वेश्चन जब आना शुरू हो जाएं तो उसमें फिर बातचीत शामिल होती चली जाए, और ये हम करेंगे। साथ साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो हमारे लाइटो इमिग्रेशन वाले हैं उनका भी मैसेज दें, शेखा शारदा का लॉ ऑफिस उनका भी मैसेज दें, ताकि आपको पता चले कि कनाडा के एनवायरनमेंट में आपको कहाँ कहाँ से हेल्प मिल सकती है, चाहे इमिग्रेशन हो, चाहे सेटलमेंट हो, चाहे लॉ की बात हो। डॉक्टर साहब बहुत बहुत वेलकम ब्रेन बस में। आप और मैं 2 हफ्तों बाद बैठे हैं, तो अब तो 2 हफ्तों में लगता दुनिया ही बदल जाती है। कमाल हो गया। Could you imagine 6 weeks back राइट कि जो इतनी जोर शोर से हाँ प्राइम मिनिस्टर बनी लिज ट्रस, Right. जिसको कि सारी जो उनकी कंजर्वेटिव पार्टी है, मेजॉरिटी ऑफ देम Right. दे सपोर्टेड हर, और वो किस ढंग से आई। हालांकि ड्यूरिंग डिबेट उनके ऊपर ये एलिगेशंस लगी कि जो आप इकोनॉमिक पॉलिसीज लेके आ रही हैं ये आपको तबाह कर देंगी। राइट सुनाक ने जितने भी पॉइंट्स कहे, राइट आज तक वो पॉइंट्स उसके पूरे के पूरे ठीक निकले। राइट जो इसने अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाया इसने उसको कहा टैक्स कट करने के लिए, राइट और 4 हफ्ते के बाद उसको ही फायर करना पड़ा। राइट अपनी पॉलिसीज उसके थ्रू लागू करवाई और फिर उसको फायर किया। उसके फायर करने के बाद जो होम मिनिस्टर इंडियन डिसेंट की है, जी डजंट बिलोंग टू इंडिया, शी बिलोंग्स टू आई मीन अफ्रीका, राइट लेकिन एट द सेम टाइम जब वो होम मिनिस्टर, आपको याद है जब सुनाक ने जॉनसन के टाइम के ऊपर रिजाइन किया था तो जॉनसन को विद इन फ्यू डेज छोड़ना पड़ा। राइट सो उसको हम कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन। राइट सो जब वो होम सेक्रेटरी ने जाके अपना रेजिग्नेशन दिया तो विद इन फ्यू डेज जी ट्रस्ट को भी जाना पड़ा। एक बड़ी दुखदाई बात है, पहली बार मैंने देखा कि पाउंड और अमेरिकन डॉलर की कीमत बराबर हो गई जी। इतनी ज़्यादा शेयर मार्केट डाउन हो गई कि ऐसे लगा जैसे 2008 का रिसेशन आ गया, उसकी मतलब इतनी सी गलतियों के साथ। जी। लेकिन मार्केट जो है वो अपने ढंग से बिहेव करती है। जी टैक्स कट करने समटाइम्स बड़े हेल्पफुल होते हैं। जी आप ट्रंप ने टैक्स कम किए 35 से 22% तक, बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो अमेरिका में ही रहे जो बाहर जा रहे थे। तो समटाइम्स इट हेल्प, समटाइम्स इट डजंट हेल्प। लेकिन वहाँ के जो हालात थे वो ये लग रहे थे कि अगर इस किस्म का एक्शन लोगे तो मार्केट जो है वो एकदम शैम्बल हो जाएगी, और दैट्स व्हाट इट हैपेंड। राइट सो आई थिंक शी वाज वेरी डिस्ट्रेस्ड, और उसने देखा कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा
ये मजबूरी में वो गई है। जी, एक दिन पहले डॉक्टर साहब उसने कहा कि आई एम नॉट क्विटर, हाँ। आई एम फाइटर। एक दिन पहले कहा है। बिल्कुल। तो वो एक दिन में ही ना वो फिर कुट कर गए। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि जो लास्ट थ्रेड था जी, वो होम सेक्रेटरी का रेजिग्नेशन है। राइट। उसने जब रिजाइन किया तो देन शी हैड नो अदर वे बिकॉज द पार्टी इटसेल्फ टोल्ड हर राइट, कि हम बगावत करके तेरे को हटा देंगे। राइट, सो इट इज बेटर टू गो आउट ऑन योर ओन राइट, rather than the party removes you. Right. And that's what she did. But at the same time हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि इंग्लैंड का जो इफेक्ट है वो सारे यूरोप के ऊपर है। राइट, यूरोपियन यूनियन, हालांकि इंग्लैंड इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन नाउ, नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रेक्सिट, राइट, बट जो ट्रेड है यूरोप का और इंग्लैंड का वो अभी भी बहुत बड़े लेवल पर है, और वो जो लेवल है वो इफेक्ट होता नजर आ रहा है, जिसका इंग्लैंड की इकोनॉमी के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। राइट, इंग्लैंड का जिस ढंग से बाउंड डाउन हुआ है राइट, ये हिस्टोरिकली है, लेकिन अब आप देखिए कि जब वो वापस लिए गए मेयर्स, जब टैक्स जो है वो वापस दोबारा कर लिए गए कि अब नहीं लगेंगे, राइट, तो मार्केट ने कैसे अपने आप को पिकअप किया। राइट, 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 राइट। मतलब मार्केट भी जो है ना वो कई बार पॉलिटिशियंस को लीड करती है, बिल्कुल करती है। मार्केट पॉलिटिशियंस को लीड करती है कि तुमने अगर ये काम किया तो ये हो जाएगा। राइट, हालांकि मैं ये समझता हूँ कि कुछ उसमें अच्छे थे इकोनॉमिक पॉलिसी के, लेकिन उसकी अपनी लोगों की अपनी सोच है, उस ढंग से हुआ। अब देखिए अब क्या होगा, अब नेक्स्ट फ्राइडे तक जी, जो जी, एमपीज हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को चुनना है। राइट, ये एक प्रोसेस, मैं जी, अपने दर्शकों को बता दूं, प्रोसेस ये है कि फॉर द टाइम बीइंग वो जो हैं एमपीज वो चुनेंगे, बट ही विल नॉट बी द परमानेंट पीएम। परमानेंट पीएम फिर लीडर जो है वो पार्टी चुनेगी। राइट, ही मे बी देयर फॉर 2 months 3 months 4 months, राइट, लेकिन जब पार्टी का मेरा ख्याल अप्रैल में उन्होंने डिसाइड किया कि वी विल हैव ए लीडरशिप कन्वेंशन, तो उस वक्त जो लीडर बनेगा पार्टी का वो प्राइम मिनिस्टर होगी या होगा, ये टाइम बताएगा। लेकिन क्या जो अब चुनेंगे जिसको, ये भी डॉक्टर साहब आपके ख्याल में आगे कंटिन्यू कर सकता है, इसको भी पार्टी कर सकती है? अगर नहीं वो अगर वो चाहे, इट डिपेंड्स अपॉन हर और हिम। राइट, हाँ जी, अगर वो रहना चाहे। हाँ, अगर सुनाग जो है उस अगर वो चाहे इस वक्त एमपी के बीच में उसकी मेजॉरिटी है, राइट, आपको पता है ना। या। अच्छा, एमपी अगर वो चाहे तो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, राइट, लेकिन अगर उसने लीडर बनना है राइट, तो देन ही मे नॉट वुड लाइक टू गो एज ए पीएम, नाउ, क्योंकि पीएम की इस वक्त जो नेक्स्ट 4-5-6 मंथ्स हैं हाँ, वो बड़े खतरनाक है। ओ बहुत हाँ जी, वो तो अपना आप लगाना है हाँ, ना। जो बनेगा पीएम वो वही बनेगा जो ये सोचेगा कि मैंने आगे इलेक्शन नहीं लड़ना लीडर ऑफ द पार्टी का। राइट, राइट, ये सिंपल एक है वे। बिल्कुल। तो आई डोंट थिंक सो कि एनी ऑफ दीज जो के जिनके नाम आ रहे हैं वो पीएम के लिए जाएंगे। पीएम आपको कोई डार्क हॉर्स ही नजर आएगा, राइट, उसमें से बाहर निकल के, जिसका काम ये है कि मैंने 5-6 महीने के लिए पीएम बनना और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना। जो ट्रांजिट टाइम है उसको गुजारने के लिए वो आएगा, अपना हिस्ट्री में नाम लिखवाएगा। जिस तरह लिज ट्रस का भी आ गया कि ये भी रही है प्राइम मिनिस्टर, ये भी 6 हफ्ते प्राइम मिनिस्टर। हालांकि डॉक्टर साहब इनकी जो लीडरशिप कैंपेन है वो 6 हफ्तों से ज्यादा की थी, ठीक है ना। वो मेरे ख्याल को 2.5-3 महीने चली है इनकी लीडरशिप जो कैंप, जिसमें ऋषि के साथ ये इनका मेन मुकाबला था, उसमें कोई 6 हफ्तों से ज्यादा तो कैंपेन ही चली है। राइट, ठीक है ना। लेकिन वो बेचारी खुद भी 6 हफ्तों से ज्यादा नहीं रह सकी। और डॉक्टर साहब बात ये है कि ये जो मैस है ये सिर्फ और सिर्फ इनका नहीं था, मतलब 6 हफ्तों में आप कितना मैस कर सकते हैं, वो पीछे से बहुत सारी चीजें चली आ रही थी। नहीं चली तो आ रही थी, लेकिन उसका एक जो एक्शन था, देखिए जो इकोनॉमिक एक्शन होता है राइट, वो बहुत बड़ा होता है। इकोनॉमिक एक्शन जब आप लेते हो जिससे मार्केट एकदम ऐसे गिरे, जैसे कि याद लोगों को आ गया 29-30, हाँ जी, मुझे वो नहीं याद आया, मुझे 2008 याद आया। राइट, कि 2008 की अमेरिका में खास तौर पर, हाँ जी, वो सारे वर्ल्ड को अफेक्ट किया था। राइट, हाँ जी, सारे वर्ल्ड में रिसेशन आया था। तो आई थॉट कि उस किस्म का ये, वरना कभी आप सोच सकते हो कि पाउंड जो है वो हमेशा 120-130% रहा है डॉलर के मुकाबले में, और ओवरनाइट
वो बराबर आ गया, राइट इक्वल हो गया। तो ये इस किस्म के जो मैं समझता हूँ फंक्शन, मैं सिर्फ ये अब जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो ये चल रहा है कि इसका जो अफेक्ट हुआ है वो यूरोप के ऊपर, और उधर यूक्रेन की वार, और उधर एनर्जी क्राइसिस, राइट फिर इन्फ्लेशन in every country. राइट It's not only in one country, Right. it's everywhere. तो ये जो factors हैं, how they will play in the coming elections of the Prime Minister of England. राइट डॉक्टर साहब, बातचीत को हम जारी रखेंगे, और यूक्रेन का भी आपने जिक्र किया। अब यूक्रेन की जंग को मुझे तो यूँ लगता है पर्सनली कि वेस्टर्न वर्ल्ड बड़े ओल्ड फैशन से देख रही है, दुनिया बदल चुकी है, ठीक है। वो उसी तरह से देख रहे हैं कि जी जैसे ये दुनिया या तो हमारे साथ है या फिर नहीं है। हालांकि चीज़ें और तरफ जा रही हैं, मगर जो मैंने शुरू में एक मैसेज कहा था कि हम जो सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो लाइटो इमिग्रेशन का एक दफ़ा हमने मैसेज दिया था, फिर हम देते हैं। विशाल जी को, सुमित जी को आप कॉल कीजिए, उनका व्हाट्सएप नंबर जो है वो 306-612-2233 है। तो लाइटो इमिग्रेशन वाले कहते हैं कि हम जी इमिग्रेशन आपकी करवाने में मदद कर सकते हैं, सिटीजनशिप कराने में मदद कर सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा दिलवाने में आपको फिर यहाँ आते हैं तो हम जॉब दिलवाने में भी मदद कर सकते हैं। ये फिर आप पे भी डिपेंड करता है कि आप में कितना आप में कितनी हिम्मत है, कितना टैलेंट है। देखिए, मैं आपको, जो भी आदमी अपना घर छोड़ के बाहर जाता है, उसको ये प्रिपेयर रहना चाहिए कि मैंने 5-10 साल जाके वहाँ पर मेहनत करके अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। अगर मैंने 10 कह दिया गलत हो सकता है, 3 से 5 तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी इन एनी कंट्री यू गो। राइट या तो बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब। तो लाइटो इमिग्रेशन की फिर नंबर मैं बोलता हूँ +1 306-612-2233। इसके साथ साथ हमने शेखा शारदा लॉ ऑफिस की बात की, तो उनकी भी जो फैसिलिटीज़ हैं, लॉ ऑफ कनाडा में डॉक्टर साहब कोई भी काम हो ही नहीं सकता। मतलब इवन घर आप बेच नहीं सकते, अपनी कोई जगह आप नहीं लेते, सम टाइम तो आपको रेंटल के लिए भी लॉयर की सम टाइम। मेरे एक पेशेंट की फादर की अचानक डेथ हो गई जी लास्ट वीक, सॉरी, बट दैट मैन इज सो मच डिप्रेस्ड। उसको ये बताया गया वकील ने कि तेरी ये फादर ने विल नहीं बनाई हुई थी, मिलियनर्स हैं, 40 to 50% विल गो इन द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। राइट सो इसलिए समटाइम्स विल इज सो इम्पोर्टेंट। राइट हाँ जी, इस कंट्री में बिल्कुल, अब तो उस कंट्री में भी विल बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, नंबर भी शेखा शारदा ऑफिस का दीजिए। 905-956-6699 905-956-6699 उनका टेलीफोन नंबर है। आप जब भी चाहें ये फ़ोन कर सकते हैं, 24 घंटे 7 डेज। डॉक्टर साहब आपने बोला 905-956-6699। वो जो 99 वाला है वो मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कोई 89। अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर पहले 2 6 को उल्टा दो तो वो 9 बन जाते हैं, 9 को उल्टा दो वो ऐसा तो जी शेखा शारदा लॉ ऑफिस 905-956-6699, ये अब आपकी स्क्रीन पे भी आ गया। और उसके साथ साथ जो हमारे लाइटो वाले दोस्त हैं उनका भी नंबर मैंने आपको बताया, +1 306-612-2233। ये आपकी स्क्रीन पे है। अच्छा डॉक्टर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, शेखा शारदा के ऑफिस के लास्ट जो नंबर है 6699, लाइटो वालों के जो 2233 हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब एक इजी है याद करने में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बातचीत जो हम कर रहे हैं वहाँ पे जो यूक्रेन का मसला है, चूँकि यूक्रेन की बात किए बगैर आज की इकॉनमी की बात भी नहीं हो रही। एनर्जी क्राइसिस दुनिया में शदीद है। सदर बाइडन ने सऊदी अरब को और दूसरे ओपेक के कंट्रीज़ को, खासतौर पर अमीरात को सख्त धमकी दी। उन्होंने कई कॉन्सिक्वेंसेस सऊदी अरब को टारगेट पे रखा। ये एक मसला। सऊदी अरब आपको पता है मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा कंट्री है, पावरफुल भी है, अपने रकबे के एतबार से भी है, हर एतबार से। और मोहम्मद बिन सलमान को बाय द वे अब वज़ीर आज़म भी बना दिया गया, प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया उन्होंने, ठीक है ना, तो उनको भी बधाई हो। तो अब उस पर सदर ट्रंप हालांकि गालबन 2 महीने पहले मिलने भी गए थे, मगर वहाँ पे भी सदर बाइडन अपने रिजिड ही रहे। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू वही पकड़े रखा, और जो उस वक्त की खबरें भी आई, दैट वाज नॉट अ गुड मीटअप एट ऑल।
ठीक है। देखिए ताहिर साहब, बात ये है कि जो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है जी उसके ऊपर आप जब शक करना शुरू कर देते जी, हो, उसके ऊपर आप किंतु परंतु करना शुरू कर Right, देते हो, तो दैट शोज आइदर योर मेंटल बैलेंस इज नॉट गुड राइट, or you don't know anything about friendship. One of the best friend, Saudi Arabia of America, जी, जिन्होंने कम से कम $200 बिलियन के आज तक हथियार खरीदे हैं, कम से कम मिनिमम। हाँ जी, $200 बिलियन के, हाँ। अमेरिका की इकोनॉमी में। और जो अमेरिकन 80,000 फौजी बैठे हैं उनका खर्चा भी वही उठा रहे हैं, वो भी बिलियंस डॉलर्स में है। हाँ, बिलियंस में है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाइडन, जैसे मैंने आगे बहुत बार जी। कहा कि हिंदुस्तान में कांग्रेस को खत्म करने के लिए मोदी को कुछ नहीं करना चाहिए, राइट, क्योंकि वो करते भी नहीं हैं। राहुल साहब खुद कर रहे हैं। हाँ हाँ जी, तो आपको खत्म करने की कोई जरूरत नहीं हाँ, है, नहीं वो कर रहे वो तो चाहते हैं रहे। वो अपने आप ही खत्म कर Right. देगा। ऐसे ही आने वाले जो नवंबर में इलेक्शंस हैं, मिड टर्म इलेक्शंस हम यहाँ पर कहते Right, हैं, right. अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन जो है उसको हराने के लिए डेमोक्रेट्स को किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। राइट, बाइडन की हरकतें, राइट, बाइडन की पॉलिसीज और बाइडन की जो बॉडी लैंग्वेज यस यस, क्लियरली शोज कि आप मेरी पार्टी को हराओ। राइट, और वर्ल्ड लेवल के ऊपर जब वो इस किस्म के स्टेप्स लेते हैं, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को, सऊदी अरेबिया जैसे बेस्ट फ्रेंड को आप ये कह देते हो कि वो रशिया जो है जी। वो रशिया का दोस्त बन गया। Right. अरे आप भूल जाते हो कि सबसे बड़ा दुश्मन उसका जो है ईरान है, है। जिसकी रशिया के साथ दोस्ती है। हाँ, अब मतलब ईरान और रशिया ने अमेरिका की, मैं ये समझता हूँ कि धज्जियाँ उड़ा दी सीरिया में। राइट राइट मतलब अमेरिका एंड वेस्टर्न वर्ल्ड को नॉट डू एनीथिंग। राइट, ये दोनों ने मिलके आज तक सीरिया में सदाम को बैठाया होगा, नहीं सॉरी उसको, वो उसको जो बशर असद के बेटे को, बेटे अपने प्रेसिडेंट को। तो आप इमेजिन वो करिए, सबसे बड़ा गर्क तो खुद बेचारे सीरिया, असाद उसका नाम। जी जी, सबसे बड़ा गर्क तो खुद हुआ है ना सीरिया का। नहीं, खुद तो हुआ वो लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो यूक्रेन का जो हाल है ये कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। यूक्रेन में तो एक शहर में कोई क्वार्टर शहर को उड़ाया ना रशिया ने, वहां पूरे का पूरा शहर उड़ाया, एक शहर नहीं। एक नहीं, सीरिया तो 2/3 खत्म है। ठीक है ना, मैंने सारी वीडियोस देखी हैं, 2/3 सीरिया खत्म हो चुका हुआ है। ऐसा ही। हाँ जी, लेकिन उसके बावजूद ऐसे जो पॉलिटिशियन है, देखिए अमेरिका के दिमाग में एक बहुत बड़ी गलतफहमी मेरे ख्याल पैदा हुई है राइट, कि मैं हूँ जो मैं जो कह दूँ वो होना चाहिए। या ये बात बहुत गलत है, और आज के ज़माने में डिप्लोमेसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो वर्ड आप बोलते हो ना, इसीलिए कहा जाता है कि ज़बान में से एक लफ्ज़ निकला हुआ वापस नहीं आता, वो किसी वक्त आपको सारी जिंदगी दुखी करता है। डॉक्टर साहब, सिर्फ जुबान से निकला हुआ लफ्ज़ ही नहीं है, एक्शन भी जो है, सिर्फ ये वर्ड्स की बात ही नहीं है, मतलब उसके बाद जो एक्शन है। अब देखिए, खुद यूरोप में जो लोग और अमेरिका में जो लोग यूक्रेन के हामी हैं, वो ये कह रहे हैं, मतलब वो कोई यूक्रेन के खिलाफ नहीं है, वो यूक्रेन के हामी लोग कह रहे हैं। और ये मैं तबसरे अमेरिकन टेलीविज़न, यूरो न्यूज़, अल जज़ीरा, फ्रांस 24, जो जर्मन का डॉयचे है, इन सबको मैं बाकायदगी से वॉच कर रहा हूँ। जो यूक्रेन के हामी हैं वो ये कह रहे हैं कि बाइडन साहब की पॉलिसियाँ यूरोप को न्यूक्लियर वार की दहाने पे ला रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, देखिए एक सिंपल एक्शन मैं आपको बताता हूँ जो कि इनको बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि अब विंटर आने वाला ना। ओपेक में कौन रूल करता है? सऊदी अरेबिया। ऐसा ही, एवरीवन नोस। बिल्कुल। ओपेक ने पिछले 2 हफ्ते मीटिंग की, राइट, उन्होंने ये फैसला किया कि 1 नवंबर से हम 1 मिलियन टू 2 बिलियन बैरल ए डे राइट, प्रोडक्शन कम कर देंगे, राइट, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि पैसा हमें कम मिल रहा है। ये एक चोट है, ये इनडायरेक्टली उन्होंने चपेड़ मारी है अजी बाइडन को कि तू हमारे बारे में ये बोलता है, अब तू संभाल अपने कंट्री को, विंटर में तेरा क्या होगा। बिल्कुल। अब ये बताइए, जो मैंने कई रेडियो प्रोग्रामों पर कहा कि कनाडा में जी इन नवंबर जब प्रोडक्शन कम होगी, $2 पर लीटर जी जी पेट्रोल होगा। और आप भी इंडिया में समझ लीजिए
कि आपका भी पेट्रोल जो है वहाँ पर कीमत बढ़नी है, क्योंकि जब प्रोडक्शन कम हो जाएगी ऑफ कोर्स तो वो बढ़नी कीमत डॉक्टर है। साहब अभी 2 महीने पहले ही हम $2.25 भी यहाँ पे पे कर रहे थे। हाँ कर रहे थे। हाँ जी, ठीक है। फिर उन्होंने कुछ प्रोडक्शन बढ़ाई थी तो कुछ कीमतें $50 तक आई, फिर अब $60-70 के बीच में इस वक्त पर लीटर यहाँ कनाडा में कैनेडियन डॉलर में वो ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है ना। तो डॉक्टर साहब इस सारी सूरत हाल में अब मैं एक बहुत अच्छी डिबेट सुन रहा था जर्मन टेलीविजन पे, वो डीबी मैं भी देखता हूँ। हाँ, अब जर्मनी जो है वो जाहिर है नेक्स्ट डोर है और उनका क्राइसिस है, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर की उनकी रूस से एनर्जी की है। अब डॉक्टर साहब वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने पहले तो ये नारा लगा कि हमें कतर से मिल जाएगा, ये होगा वो होगा, कतर ही मिले भी, लेकिन कतर के एक वजीर ने कल ही कहा है, उन्होंने कहा जनाब हम एक्स्ट्रा बक्स्ट्रा कुछ नहीं दे सकते, चाहे गैस हो चाहे पेट्रोल हो, चूँकि हमारी कमिटमेंट्स हैं एशिया के बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ, तो हमें तो पहले अपनी कमिटमेंट देनी है। अच्छा, दूसरा फिर मुझे जो बात जर्मन एनालिस्टों की और कुछ नॉन जर्मन यूरोपियन एनालिस्टों की अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि जर्मनी भी ना अपनी चीज़ों में बड़ी सहूलत से बैठा हुआ था कि टेक इट ईजी, कि यार रूस से मिल रहा है लेते चले जाओ, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, और उसने कहा आज भी कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए है कि हम करेंगे। ईयू में ईयू की मीटिंग हुई कल, जी जी जी, बड़ी बहुत इम्पोर्टेंट ईयू की मीटिंग हुई, उसमें जो वो एक्शन लेना चाहते थे रशिया के अगेंस्ट, जर्मन वाज द फर्स्ट कंट्री टू से टेक इट इजी, राइट, डोंट रश एनीथिंग, क्योंकि उसको पता है कि उसका अपना सारा घर बंद हो जाएगा। अच्छा, फ्रांस बड़ा ज़ोर से बोला, फिर बाद में जब उसको भी समझ आई कि भाई मैं भी उसी लाइन में हूँ, तो फिर वो भी, तो जो उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करने थे ना, वो सब के सब ठप हो गए। राइट, तो रशिया ठीक है कि रशिया इज नॉट दैट सक्सेसफुल इन यूक्रेन, right, बट एट द सेम टाइम रशिया हैज़ द पावर ऑफ एनर्जी, ऑफ कोर्स, एट लीस्ट फॉर द यूरोप, जी 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 बिल्कुल, इफ नॉट फॉर एनी अदर नहीं कंट्री। यूरोप डॉक्टर साहब 60+ कंट्रीज हैं ईस्टर्न वेस्टर्न यूरोप को मिला के। सो यूरोप जो है जी वो उसको आप देख लीजिए कि उसकी हालत जो है वो कितनी डिपेंडेंट है अपॉन रशिया जी। और जो आपने ये बात कही ना कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने नहीं किया, दैट ओनली शोज कि उनकी जो आगे की थिंकिंग का प्रोसेस, किसी ज़माने में हम कहा करते थे व्हेन आई वाज ए चाइल्ड कि 100 साल आगे हैं, हम कहा करते थे कि अंग्रेज तो 100 साल आगे सोचते हैं, अब 100 साल पीछे हो गए। अब मुझे ये लगता है कि ये 50 साल पीछे सोच रहे हैं। मतलब इनकी टोटल जो देखिए जो ये पिछले 20 साल में जी ये आईसीस ISI ये जो कुछ भी बने, इसका इन लोगों को अगर ये 100 साल आगे सोचते तो ये हो ही नहीं सकता था। दे शुड हैव रियलाइज्ड, बट उनको रियलाइज तब तक नहीं हुआ जब तक उनके घर में नहीं वो पहुंच गए। डॉक्टर साहब इनका यही ख्याल था कि सैंक्शन लगा के व्लादिमीर पुतिन को हम ना कॉर्नर कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे। कोई आइसोलेट नहीं हुए, ठीक है। अरे भाई वो तो फिर भी उसके पास तो बहुत कुछ है देने के लिए, चाइना सारा खरीद ले, ईरान के ऊपर क्या हो गया? नहीं वो भी आइसोलेट ना कर सके, वही मैंने कहा ना। मतलब इनको अपनी पॉलिसियां वेस्टर्न वर्ल्ड को बदलना होगी कि भाई इस तरह अच्छा जहां पे इनको क्रैक डाउन करना होता है, जैसे ईरान में अब देखिए ना बड़े हंगामे हो रहे हैं, जुल्म हो रहा है सब, जहाँ पे क्रैक डाउन करना तो वहाँ ये क्रैक डाउन करते नहीं है। यहाँ इनको भेजने चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ वहाँ पे ये क्रैक डाउन कर नहीं पाते। अच्छा जहाँ पे इनको बैठ के टेबल पे बैठ के इकोनॉमिक इश्यूज पे बात करनी होती है, वहाँ पे सैंक्शन लगा देते हैं। ठीक है। तो अब मेरा ख्याल है इनका काफ़ी मजाक बन गया हुआ है अपनी पॉलिसी की वजह से। डॉक्टर साहब मैं इस बात से भी जोड़ता हूँ, देखिए कितना हमारा सुंदर कंट्री है कनाडा, वी लव इट। मतलब मेरा तो कोई और देश ही नहीं है, मैंने तो किसी और देश की डॉक्टर साहब कोई पार्ट वो रखी नहीं हुई सिटीजनशिप, मैंने तो पाकिस्तान की भी नहीं रखी। मैंने भी ठीक है, हमारे तो खैर आपकी तो नहीं होती, लेकिन आपका तो फिर भी कोई कार्ड वार्ड होता है एक। मैंने वो भी नहीं लिया। नहीं वो चलिए फिर भी आपको तो अभी मैं जा रहा हूँ, आपको तो इंडिया जाने का वीजे का कोई इशू नहीं होता, हमें तो नहीं मैंने वीजा लिया। हाँ लेकिन हम मेरे जैसे बंदों को तो इंडिया का वीजे का भी इशू होता है। नहीं वो इसलिए कि ठीक है ना, आप लकड़ी। अच्छा लेकिन डॉक्टर साहब मुझे इसकी परवाह नहीं है, चूंकि मेरे लिए अकेला कनाडा ही काफ़ी है फ्रैंकली, बिकॉज वी लव दिस कंट्री। लेकिन बदकिस्मती से वो जो आगे सोचने का अमल था जो कैनेडियन एस्टैब्लिशमेंट का कभी रहा करता था,
वो नहीं रहा, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे मसाइल। नहीं, मैं समझता हूँ किसी भी वेस्टर्न कंट्री का नहीं रहा, ठीक है, ना यूरोपियन कंट्रीज का रहा, ना अमेरिका का, ना कनाडा का है जी। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत दुख वाली बात है कि हमारे आने वाले टाइम के ऊपर अब जो कंट्रीज आगे आ रहे हैं जी, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, राइट, हाँ जी, ब्राज़ील, राइट, ये जो कंट्रीज आगे आ रहे हैं, नाउ दे विल प्ले मोर मेजर रोल इन द नियर फ्यूचर। राइट, अमेरिका के अगर वो बाइडेन साहब, अब तो खैर मेरा ख्याल नहीं दोबारा ही कैन एवर बी इलेक्टेड, राइट, ही इज जस्ट देयर फॉर अनदर 2 years, लेकिन नवंबर में अगर उसको शर्म हो, जिस तरीके से नज़र आ रहा है कि डेमोक्रेट्स जो है दे आर लूजिंग सीट्स, राइट, दे आर लूजिंग बोथ द हाउसेस, राइट, जी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एज वेल एज द सीनेट, दे आर लूजिंग बोथ। हाँ जी, अगर शर्म हो तो आदमी कहे अच्छा भाई मैं तो ट्रस्ट की तरह रिजाइन कर देता हूँ। हाँ, नहीं 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 नहीं, वो वैसे ये आपने बड़ी अच्छी बात की, चूँकि इंग्लैंड में जो डेमोक्रेसी हम कुछ 1.5-2 साल से देख रहे हैं, एक बात तो दाद देती है ना कि वहाँ डेमोक्रेसी है। ओ वहाँ ठीक है वहाँ ना? असली है। ठीक है कि बोरिस जॉनसन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ा, हाँ, निकल गए। या एमपी का प्रेशर पड़ा, सिर्फ एमपी का प्रेशर। अच्छा, अब लिज ट्रस पे पड़ा, हाँ, निकल गई वो। ठीक है, उससे पहले वो लेडी थी एक जी, मे भी ऐसे ही गई। ऐसे ही गई, ठीक है ना, क्योंकि उनको ये नहीं परवाह होती कि भाई हमने कुर्सी के साथ चपके रहना है। या लेकिन अमेरिका में वैसे कुर्सी के साथ चपके रहने का काफ़ी ख्वाहिश है। नहीं, बेसिकली तो 8 साल से आप प्रेसिडेंट रह नहीं सकता। नहीं, मेरा मतलब लेकिन जो मैं हैरान हूँ, जी, ये कंट्री अपने आप को कहता है कि हम इतने प्रोग्रेसिव हैं, राइट, सेनेटर्स जो हैं वो 8 बार राइट, राइट, इलेक्शन लड़के 6 साल का, 48 साल, 50 साल, 93 साल की उम्र तक वो बैठे रहते हैं। बैठ, और यही हालत है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट जजेस की, टिल दे डाई दे आर द जजेस। डॉक्टर साहब ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, ये कुर्सी से चपके रहने वाली बात है ना। कभी वो तो चिपका ही दिया। चपका वही, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बाइडन साहब भी तो आपको 40-45 साल से हैं ना। हाँ, पहले सेनेट में रहे, फिर वाइस प्रेसिडेंट 30-34 साल, हाँ, और फिर वाइस प्रेसिडेंट 8 साल ठीक है रहे, ना? और अब 4 साल ये। ठीक है, मतलब मतलब अगले 4 साल में तो मैं कभी मानता ही नहीं कि ये आएंगे दोबारा। ना, ना। अच्छा, वैसे देखिए ट्रम्प साहब भी बहुत ब्लंडर करते थे, हाँ, लेकिन वो जो कुछ पॉलिसियां उनकी आज मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि वर नॉट रॉन्ग। वो इंटरनेशनली अपने आप को वो इस तरह असर्टिव नहीं थे। वो कहते थे कि यार हमें अपने इंटरेस्ट से गर्ज रखनी चाहिए। उनके लिए अमेरिका फर्स्ट था। ठीक है ना जी? हमारा जैसे आज हमने देखा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जी, जो इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया को नंबर 1 सोच के पॉलिसी बनाते हैं। ऐसे ही होना दे चाहिए। डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। बिल्कुल ठीक है। सो इंडिया नंबर 1 सोच के इंडिया, बिल्कुल इसी तरीके से जो पॉलिसीज होती हैं वो वर्ल्ड को आगे। चाइना भी पहले अपने आप को चाइना समझ के अपने चाइना नंबर 1 देन एनीथिंग एल्स। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ आने वाला जो टाइम है वो आप देखेंगे कि ये जो हालांकि मैं समझता नहीं कि अमेरिका विल गो डाउन, क्योंकि अमेरिका इकोनॉमिकली एंड अपने क्या कहते हैं आर्मी की तरफ से बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज बनाने वाले बैठे हुए हैं पेंटागन में, उनको पिछले वियतनाम से, कोरिया से लेके आज तक ये समझ नहीं आई कि हमें दुनिया में कैसे डील करना है। डॉक्टर साहब देखिए, आपने अमेरिका की बात की, मुझे पर्सनली अमेरिका बहुत पसंद है, आपको भी पसंद है। ठीक है, मतलब एक समाज के तौर पर, ठीक है, एक देश के तौर पर, और हम तो बहुत वेल विशर हैं। ठीक है, मतलब चूंकि हमारा तभी तो हम बात कर रहे हैं एज कैनेडियन, वैसे ही हमारा वो एक तो तरह से दूसरा घर बनता है, चूंकि हम कैनेडियंस का तो अमेरिकन के साथ एक बहुत ही साझेदारी है हर लिहाज से। लेकिन ये बात आपने ठीक कही कि वहाँ पे जो निज़ाम बनाने वाले कुछ लोग हैं वो काफ़ी नैरो सोच भी रखते हैं। लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूँ डॉक्टर साहब, अमेरिका कभी भी डाउन नहीं होगा। फ़र्क अब क्या है, जो अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को सोचना है कि अमेरिका तो स्ट्रांग था और है और शायद रहेगा भी, यकीनन रहेगा, लेकिन जो दूसरे देश हैं बहुत सारे वो कमज़ोर नहीं रहे, वो ऊपर उठ रहे हैं, वो आगे आ रहे हैं, कई तो काफ़ी आगे आ चुके हैं। हाँ जी, मतलब देखिए कौन सोचता था 30 साल पहले भी चाइना जो है वो आंखें दिखाएगा अमेरिका को, कौन सोचता था? बिल्कुल ऐसा। आज चाइना जो है इतनी 14 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना लेना 30 साल में, हाँ जी, इट इज़ जस्ट ए मिरेकल। राइट,
डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम अगले टॉपिक की तरफ जाएं, क्वेश्चन लेना शुरू करें, हम एक बार फिर लाइटो इमिग्रेशन और उसके साथ साथ हम जो शेखा शारदा लॉ ऑफिस की मैसेज भी देते हैं। लाइटो इमिग्रेशन का फ़ोन नंबर आपके सामने, ये एक्चुअली उनका व्हाट्सएप है, +1 कह रहा हूँ, +1 306 612 मैं अपने 2233। दर्शकों का धन्यवाद जी। करना चाहूँ। 2 हफ्ते पहले जब आपने बताया जी। ना, तो उनको काफ़ी टेलीफोन गए थे जी जी गए इनके, तो आप सबका धन्यवाद। जी, बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आप उनसे बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जहाँ पे, अगर यहाँ पे कनाडा में आप रहते हैं या आना चाहते हैं, तो आपके लॉ के, कानून के कई इश्यूज होंगे। उसके लिए आप ये नंबर सेव कर लें और उनसे रब्ता कीजिए। 905, ये डॉक्टर साहब व्हाट्सएप नंबर है, यही नंबर यही नंबर है, बिल्कुल ठीक है। 905 9566699। और इसमें क्या है, ये आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, 24/7 जो है वो आप गूगल करेंगे, शिखा शारदा का, ठीक है ना जी, वहाँ पे वो आएंगे। वेबसाइट भी बहुत। डॉक्टर साहब, हमारा शो सिर्फ भारत से ही लोग नहीं देखते, पाकिस्तान से भी देखते हैं, मिडिल ईस्ट में बैठे हुए लोग देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब कनाडा में रहने वाले हमारी कम्युनिटी। मैंने आपको बताया था कि जब मैं आज से 8 महीने पहले, साल पहले वैंकूवर गया जी, तो एक रेस्टोरेंट में जब मैं बाहर निकला जी, तो मैं वेट कर रहा था कि मेरे जो गेस्ट है वो गाड़ी लेके आए। राइट। तो एक शख्स आया, कहता ये आप टैग टीवी वाले हैं? बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात। मतलब बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। ऐसे मैं एक कॉफी शॉप में गया वैंकूवर में, राइट। तो वहां पर वो मेरे पास आ गया, कहता जी आप डॉक्टर? राइट मतलब बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं कल रात की बात है, मैं पिज़्ज़ा स्लाइस लेने के लिए गया बर्लिंगटन में, जहाँ पे हमारे देसी कम रहते हैं डाउनटाउन में। तो वहाँ पे इत्तेफाक से एक भारतीय साहब थे, मेरे से पहले ऑर्डर दे रहे थे, तो मैं उसके बाद मुझे पिकअप करना था, मेरे बेटे ने ऑर्डर दिया हुआ था, तो वो उन्होंने, मैंने बोला, तो वो पहले तो 2-3 मिनट सोचते रहे, मुझे पहचानने की कोशिश करते रहे। फिर वो कहने लगे जी कि आप ताहिर जी हैं? मैंने कहा जी मैं। तो कहने लगे जी हम तो आपको देखते हैं। कहने लगा मैं श्योर नहीं था कि आप वो हैं, तो इसलिए मैं बात करने से हिचकिचा रहा था। तो उन्होंने अपना परिचय करा, उन्होंने कहा जी मैं हरियाणा से हूँ। तो मतलब ये बिल्कुल लोग देखते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें यहाँ पे भी बहुत सारे लोग देखते हैं, तो इसीलिए आपके यहाँ पे जो लीगल इश्यूज़ हैं, क्लोजिंग के, फैमिली लॉ के और दूसरे वो शेखा शारदा के ऑफिस, आप रब्ता कीजिए। और इसके साथ साथ इमिग्रेशन की भी हम आपको बार बार बता रहे हैं, इमिग्रेशन सिर्फ नहीं है, वो स्टूडेंट वीज़ा भी है, सिटीजनशिप भी है, सब कुछ वो करवाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आजकल तो स्टूडेंट वीज़ा बहुत इम्पोर्टेंट है जी, और कनाडा में आसानी से मिल जाता है, ये बात याद रखिए। बिजनेस वीज़ा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस वीज़ा अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, एटलीस्ट $1 मिलियन, तो आप कनाडा में 6 महीने में आ सकते हैं। राइट विद $1 मिलियन। राइट ऐसा ही। और हिंदुस्तान का वो कनेडियन करेंसीज की वजह से 6 से 6.25 लाख करोड़, 6 से 6.25 करोड़ रुपया। हाँ जी, हिंदुस्तान में करोड़ों आदमियों के पास इतने पैसे। ऐसा ही। डॉक्टर, नेक्स्ट टाइम हमारे पास एड्स भी हैं शेखा शारदा लॉ के और लाइटो के, हम एड्स भी एक मैसेज के तौर पर साथ इंसर्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, ये क्वेश्चन जी हाँ जी, चलिए पाकिस्तान पे जाने से पहले हम इस पे बात करते हैं सर्वेश जी की, कि टैग टीवी, व्हाट योर ओपिनियन अबाउट इंडियन डिफेंस एक्सपो, only made in India product available and army will buy made in India weapon, so that you think that it is good for Atam Bharat अंडर PM मोदी जी? बताइए। बेसिकली देखिए, जब कंट्री तरक्की करते हैं तो वो अपने हथियार आप बनाते हैं। ठीक। हमने छोटे छोटे कंट्रीज भी देखे हैं, किस तरीके से हमने बोफोर्स गन जब खरीदी थी, बड़ा छोटा सा कंट्री है वो। हिंदुस्तान तो डिफेंस के ऊपर बहुत देर का काम कर रहा है, और अल्टीमेटली उनको हथियार जो हैं वो अपने बनाने ही पड़ने हैं। आपको याद है जब रफाल डील हुई थी तो उस वक्त ये फैसला हुआ था कि 36 रफाल वो देंगे, बाकी के सारे रफाल जो है वो इंडिया में बनेंगे। तो डिफेंस की प्रोडक्शन जो है, इट्स नॉट अनकॉमन फॉर दोज कंट्रीज विच आर डेवलपिंग एंड विच आर डेवलप्ड। सो अच्छी बात है, हिंदुस्तान ने ऑलरेडी जी एक कंट्री को अपने कुछ हथियार बेचे भी हैं, क्योंकि जो इंडिया में हथियार बनेंगे वो चीप होंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और वो चीप हथियार जो हैं वो मार्केट में आप मुकाबला कर सकेंगे, क्योंकि चाइना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। तो आप मतलब चाइना के साथ मुकाबला कर सकेंगे। और कोशिश ये होनी चाहिए आने वाले टाइम के ऊपर कि क्वालिटी जो है, देखिए डिफेंस में
एक क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड आई एम प्रेटी श्योर कि जो वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं दे डू रियलाइज कि क्वालिटी हैज़ टू बी मेंटेन्ड। जी डॉक्टर साहब, ये बड़ी अच्छी बात है। इससे पहले कि क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, वो थोड़ी सी पाकिस्तान पे नहीं, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टर साहब वो इम्पोर्टेंट आपको नहीं लगती, पर मैं जब से मैंने जी कल की ये खबर सुनी है जी तो डॉक्टर साहब, मैं बहुत चीज़ों को आप भी जानते हैं, मैं बहुत अंदर से जानता हूँ। देखिए, पहले कॉमन सेंस की बात है। पाकिस्तान में ये पॉलिटिकल रीसेंट जो ड्रामा है, ये जब से इमरान खान गए हैं तब से चल रहा है। समझने की ज़रूरत ये है कि इमरान खान धरने, मैं ये कर दूंगा, उल्टा दूंगा, फलां कर दूंगा, 6 महीने में अब तक हुआ क्या है? चलिए, गवर्नमेंट तो उनके खिलाफ है, आधी इस्टेब्लिशमेंट, आधी से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट तो इमरान खान के हक में है। ठीक है, तो इमरान खान प्रैक्टिकली चीज़ों को क्या कर सकते हैं? पंजाब के इलेक्शन हुए थे, बाई इलेक्शन कुछ 2 महीने पहले, इनकी 20 सीटें थी, ये इनकी ही 20 सीटें थी, ये अपनी 20 सीटों पे लड़े। हाँ साहब, अपनी ही 20 सीटों में, मतलब इनकी पार्टी तो 5 लूज कर गए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी के बावजूद, रोले रप्पे के बावजूद 5 सीटें ये अपनी ही लूज करके, अभी ये एक इलेक्शन में, ये पहले भी 5 सीटों पे लड़ चुके हुए हैं जी, अभी इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया कि जी मैं 6 सीटों पे हो गया। क्वेश्चन ये है कि ये इतने अगर पॉपुलर हैं ये पॉपुलर, मैं ये नहीं मानता, लेकिन ये पीपल्स पार्टी से 1 सीट हारे हैं खुद, बड़ी बड़ी ये यानी अलार्मिंग बात है। और इनकी पार्टी 1 सीट पीपल्स पार्टी से और हारी, 2 सीटें हारे। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, क्योंकि आपकी पाकिस्तान के ऊपर बड़ी तीखी नज़र है। जी जी जी। तो इमरान साहब के अब पहली तो गवर्नमेंट ने इनको बैन नहीं किया, इनको इलेक्शन कमीशन ने बैन किया, बिल्कुल 5 साल के लिए। राइट। हाँ जी, कि इनको जितनी गिफ्टें मिली थी इन्होंने अपनी पर्सनल गिफ्टों को समझ के राइट। हाँ जी अपने पास रख लिया और उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। बिल्कुल। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अब जो वहाँ पर खबरें आ रही हैं, हो सकता है गलत हों, कि इनके अब इस इशू के ऊपर पाकिस्तान में बहुत बड़ी मूवमेंटें होंगी और वहाँ पर बहुत तबाही भी हो सकती है जी। इसके ऊपर मैं जानना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब देखिए, 25 मई को इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, जो 25 मई अभी तक ये जिस दिन से गए ना, लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। एक इन्होंने 25 मई को करने में कामयाब हुए थे। ठीक है, इस पे इन्होंने कहा जी कि हमारे पता नहीं को 1 मिलियन का इन्होंने मार्च का ऐलान किया। हार्डली कोई 14 से 15 हज़ार हार्डली बंदा इकट्ठा हुआ। 14 से 15 हज़ार। ठीक है ना जी, वो 1 मिलियन जो इकट्ठा, ये वहां से दुम दबा के भागे, लॉन्ग मार्च खत्म किया। 25 मई के बाद ये हर रोज कह रहे हैं कि बस आप वेट करेंगे मेरा लॉन्ग मार्च। अगर आप इतने ही पॉपुलर हो डॉक्टर साहब, अगर आपकी इतनी ही बड़ी मूवमेंट आपके पास है, मैं इस पे आऊंगा डॉक्टर साहब, ये पॉपुलर जरूर हैं, लेकिन क्या कारण है कि लोग इकट्ठे नहीं होते? नहीं, मैं आपसे, मेरा जो सवाल है ना जी, वो डायरेक्ट ये है कि अगर इस इशू के ऊपर जी जी लोग सड़कों पर आ गए तो वहां पर आर्मी का रोल क्या होगा? मैं आपको डॉक्टर उस पे आने से पहले, अब 25 मई से अब तक ना ये डेली लोगों को चूरन दे रहे हैं, बस ये वेट करें, मैं आ रहा हूँ। जैसे वो शेर है ना कि शेर आ रहा है, फिर एक दिन बंदा कहता है यार वो शेर आ भी जाए ना, बंदा कहता है ओ यार झूठे की गल। ठीक है ना जी, ये 25 मई से अब तक यही काम कर रहे हैं, चूंकि इनके पास ना तो वो पॉलिटिकल पावर मतलब है, बस ये देख रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट किस तरह मुझे ग्रीन सिग्नल दे। मैं दावे से कहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट का अगर इन्हें टोटल ग्रीन सिग्नल भी दे दे, आधा ग्रीन सिग्नल तो होता है इनके पास, अगर इनको टोटल ग्रीन सिग्नल भी दे दे तो ये 40,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर सकता। वोट इसको पड़ जाएंगे, अगर ये आज इलेक्शन कराएं तो ये मैं मानता हूं ये जीत भी जाएगा। लेकिन आपके सामने है कि अभी ये खुद सबसे पॉपुलर आदमी है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, अभी ये खुद 7 सीटों पे लड़ा और इनकी पार्टी के लोग भी लड़े, तो ये उसमें से भी 1 सीट हार गया। ठीक है, और वो हारा भी किससे? एक आम आदमी से, ऐसा नहीं था कि कोई नवाज शरीफ से हारा हो। ठीक है, मतलब तो इसका मतलब यह कि ये जितना पॉपुलर है ये तो अपनी सीटें भी टोटल रिटेन नहीं कर पा रहा। फैक्ट ये है, रियलिटी ये है। अब आपका जो असल सवाल कि अवाम बाहर आएंगे,
अवाम तो इसके जाने से अब तक कितने के बार आए हैं वो आपके और मेरे सामने है, ठीक है। ये तोशा खाना का केस बना कितने अवाम सामने, अब तो अभी तो फैसला है ना, ये फैसला गवर्नमेंट का तो नहीं है। इसी इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ को 5 साल के लिए नहीं लाइफ बैन किया हुआ, अभी तक लाइफ बैन है उन पर, वो लिफ्ट नहीं हुआ लॉ के मुताबिक। इसी इलेक्शन कमीशन ने किया हुआ है। इसी इलेक्शन कमिश्नर को जिसने इसने लगाया था इमरान खान ने, ये इसकी तारीफें करता नहीं थकता था, ये इतना दोगला आदमी है, ये इसकी तारीफें करता नहीं थकता था, आज ही उसी के खिलाफ जा रहा है। चलिए पॉलिटिक्स में होता है, मान लेते हैं, ठीक है, चलिए मान लिया। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया, अब ये हाई कोर्ट में गए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, ठीक है, और मतलब करेंगे। मुझे डॉक्टर साहब ये तो है बातें सामने की, जो अंदर की बातें, जो इसके पीछे की बात, हाँ, जो डॉक्टर साहब पीछे की बातें हैं वो भी लोग कर रहे हैं, नजम सेठी कर रहे हैं, और इनके अपने इमरान खान के सपोर्टर काशिफ अब्बासी हैं, वो सब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो सब भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं तरीके से कि ये अंदर अंदर बातचीत भी कर रहा है। और ये इमरान खान ने पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू देते हुए माना कि जी हमारी अंदर अंदर बातचीत हो रही है एस्टेब्लिशमेंट से भी और ये सरकार से भी, ये माना इसने, ये पिछले हफ्ते का इंटरव्यू है। अब जनता ये सब बातें सोचती है, पाकिस्तान में वो जनता जो इसकी सपोर्टर है डॉक्टर साहब, वो है हल्ले गुल्ले की। पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट बहुत कम है, फिल्में मतलब बड़ी मुश्किल से मौला जट का एक नया वर्जन आया है, ठीक है, ड्रामे वो एक ही तरह के ना, वो सास बहू सारे एक वो सास बहू वो चाहे, तो एंटरटेनमेंट काफ़ी कम है वहाँ पे। तो ये सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट है। इसका जो जलसा वलसा होता है वहाँ पे 8-10 हज़ार बंदा इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे वो स्टिकर विकर बच्चियाँ लगा के तहरीक इंसाफ के गालों पे पहुँच जाती हैं, चलें जी, वहाँ पे बच्चे भी एक दूसरे से मिल लेते हैं, चलें जी, मतलब ज़रा डेटिंग हो जाएगी, अच्छा माहौल है। तो वो बेचारों के पास ना वो एंटरटेनमेंट कम है। अच्छा, एंटरटेनमेंट के लिए 10-15-20 हज़ार बंदा तो आ जाता है। आप बस 10-15-20 हज़ार बंदे को कहें ना कि ज़रा आंसू गैस को फेस करो, तो वो सब भाग जाते हैं। अच्छा, एक तो 2 इश्यूज हैं। लास्ट जो इनका हुआ था ना लॉन्ग मार्च 25 मई को, एक तो पुलिस थी, पुलिस तो पाकिस्तान में बेचारी इतनी पावरफुल नहीं है। फिर रेंजर आ गए थे, रेंजर जो है वो आर्मी, वो वेल ठीक है, रेंजर जब आए तो ये भाग गए थे सारे के सारे, चूंकि उनको ये पता चल गया, 2 मैसेज मिले कि एक तो हम खड़े नहीं होंगे हो सकेंगे इस रेंजर के वो आंसू गए तो शैलिंग के मुंह, दूसरा ये मैसेज मिल गया कि आर्मी सरकार के साथ है, ठीक है। अभी भी आर्मी क्या कर रही है, जो हमें लग रहा है वहाँ पे, वो दोनों पार्टियों से खेल रही है, चूँकि आर्मी बहुत स्मार्ट है पाकिस्तान के सियासी इश्यूज में। उनको ये पता है कि इस PDM की सरकार को भी फुल हैंड देना अच्छा नहीं है और इसको भी फुल हैंड देना अच्छा नहीं है, खान को भी। इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ दिखाते रहें ताकि उनका जो रोल है वो बना रहे। अब ये पहली बात ये है कि आपका फिर वही सवाल कि अगर ये आते हैं मैदान में, हाँ जी ये है वो है जी, खान साढ़े बंदे ने तुसी बैन कर देता, ये आते भी हैं, तो ये इनके सपोर्टर फेस नहीं कर सकेंगे। पहले तो पुलिस को फेस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद रेंजर आएगी, तो रेंजर एक्शन लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे, ये फेस नहीं कर सकेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये है कि मुझे यूं लग रहा है, ये और भी लोग कह रहे हैं, नजम साहब भी बार बार कहते रहते हैं कि मियाँ साहब को बैन किया हुआ है फॉर लाइफ, मियाँ साहब ने पाकिस्तान आना है, अब इसको बैन कर दिया तो इन दोनों को वो जिसे कहते हैं लेवल प्लेइंग है कि भाई ठीक है अब ये भी बैन है, अब इन दोनों पे बैन उठेगा। ये एक थ्योरी है, थ्योरी नहीं है, ये नूरा कुश्ती है डॉक्टर साहब, ये बाकायदा नूरा कुश्ती है, ठीक है। ये वहाँ पे इन दोनों पे जी ठीक है जी, लो जी मियाँ साहब हूँ ताड़े ते भी बैन चुक देता है, क्योंकि मियाँ साहब पे बैन तभी उठेगा ना जब इस पे बैन लगेगा, ठीक है। अब इस पे बैन लग गया, अब ये शोर वोर करेगा, अदालतों में जाएगा, इस पे बैन उठेगा तो मियाँ साहब का भी लोग कहेंगे साढ़े तो बैन चुको, लो जी ताड़े ते भी बैन चुको, हूँ इलेक्शन जाओ। ये है प्रोसेस, इनफैक्ट ये कोई ऐसा सीरियस प्रोसेस नहीं है।
ना कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। क्योंकि लोगों को जो लोग होते हैं उनका कुछ पता नहीं होता कई बार। लोगों बेचारों का क्या पता जी, वो 2-4 लोग ऐसे ही इन तरीक राहों में गरीब मारे जाते हैं। खान को तो कोई फर्क नहीं पड़ना, मरना तो गरीब नहीं है, ठीक है ना जी। वो कोई 2-4 जज्बाती बच्चे रोला शोला डालेंगे, कोई फेंस तोड़ेंगे या किसी पे पत्थर डालेंगे, पुलिस आगे से कोई गोली चला देगी, वो बेचारा जो है ना कोई शख्स जो है वो उसमें आ जाए। इससे बड़ा डॉक्टर साहब कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मैं डॉक्टर साहब बताऊं, पाकिस्तान में जो मूवमेंट है ना, पब्लिक की, अवाम की मूवमेंट, उसकी ना होने की वजह ये है कि कोई बड़ा इशू नहीं है। ये खान को ले आए कुर्सी पे, ये बड़ा इशू नहीं होता। बड़ा इशू ये होता है कि लोग भूख से मर रहे हैं। बड़ा इशू ये होता है कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वो पाकिस्तान में समहाउ आर्मी ने चीजें कंट्रोल की हुई हैं, लेकिन भूखमरी तो मतलब जो वहाँ पर इस वक्त है वो तो डॉक्टर साहब दुनिया के अफ्रीका से लेके पाकिस्तान तक वो तो दुनिया में काफ़ी है। लेकिन मुसीबत क्या है कि उसकी लीडरशिप कोई नहीं कर रहा ना। ऐसा नहीं होता कि लोग बेचारे अपने आप सोचते हैं कुछ हो जाता है। एक लीडर पैदा होता है, 2 लीडर पैदा होते हैं, लोकल लीडर पैदा हो। यहाँ पे लीडर कौन है? इमरान खान। इमरान खान का क्या मुतालबा है? लोगों को रोजी रोटी देने का नहीं है, मैनू वापस ले आओ। लोग कहते हैं अच्छा फिर जलसा करो, कोई वहां पे बर्गर शर्गर बांटो, बिरयानी शनी बांटो, आएंगे फिर गपशप लगाएंगे, बच्चे मिलेंगे आपस में, बस ये हो रहा है। ये सीरियस काम नहीं है ना, तो इसलिए कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी नहीं होगा। चलिए देखने वाला आने वाला टाइम इंटरेस्टिंग है। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। जी बिल्कुल, आगे आप क्वेश्चन लेते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, डोंट यू थिंक वेस्ट इज गोइंग टू डार्क एज? ये जरा ज्यादा ही है, नहीं डार्क क्वेश्चन है। भैया जी ऐसा नहीं है, वेस्ट जो है जी वो अपने वेल एस्टेब्लिश्ड है और उनको तरीका भी आता है कि कैसे हमने बाहर निकलना है, और वो बाहर भी निकलेंगे। लेकिन जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जो अमेरिका है वो इतना पावरफुल है कि आने वाले टाइम में वो और पावरफुल रहेगा। आज के ज़माने में देखिए सारी दुनिया की करेंसी है जी सिर्फ $1 की वजह से डाउन हो गई। हिंदुस्तान का नोट 183 पे चला गया क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो गया। नहीं कितना गया है? 183 नहीं, 183 तो नहीं मतलब 83, सॉरी। हाँ 83 डर गया मैंने। 83 पे 83 पे जी वो हमें पाकिस्तान याद आ गया। लेकिन आई डोंट थिंक यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड विल गो इनटू द डार्क एज। नहीं, कोई ऐसा नहीं है। वो आप दिमाग से निकाल। हाँ, हमें बल्कि अपने आप को जरा ज्यादा ब्राइट करना है। हमें अपने पे सोचना है, अपने पे काम करना है, हमें ब्राइट करना है। जी सुनील साहब का क्वेश्चन है जी, ऋषि सुनाक पर आपका क्या ओपिनियन है ऑन ओनली प्राइम मिनिस्टर पोस्ट इन यूके? जी डॉक्टर साहब, देखिए बेसिकली ऋषि सुनाक साहब भी बहुत कंजर्वेटिव हैं। जी बहुत लोग उनको पसंद करते हैं जो कंजर्वेटिव हैं और बहुत नहीं करते जी। ही इज़ क्वाइट वेरी रिच एंड जी उनकी वाइफ तो फिल्दी रिच है, आपको पता ही है। मूर्ति नारायण जी की वो नहीं, एज ए प्राइम मिनिस्टर आप क्या अगर वो बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर तो क्या उनका? देखिए एज ए प्राइम मिनिस्टर अगर वो बन जाते हैं तो इस वक्त कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने वो इंग्लैंड की सिचुएशन को नहीं संभाल सकता। मैं डॉक्टर साहब इस पर अपनी राय दूंगा। जाहिर है इंग्लैंड की सिचुएशन को संभालना तो है ना, और वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं होता, वो पूरी पॉलिटिकल जनता का काम होता है। उसमें सिर्फ पार्टी नहीं होती, उसमें सारी पार्टियां भी होती हैं और आपकी ब्यूरोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी वो भी होते हैं। अब सवाल ये है कि ऋषि, उन्होंने जो सवाल किया सुनील साहब ने कि ऋषि जी अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनका क्या रोल हो सकता है इन सर्कमस्टांसेस में? सर्कमस्टांसेस तो चैलेंजिंग है, वेरी चैलेंजिंग। अच्छा, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसको इस बात का पता है, वो ऐसा तो नहीं है, पार्टी को भी इस बात का पता है, ठीक है। अब वो यही उनका पार्टी इस वक्त अनपॉपुलर भी हुई है काफ़ी, ठीक है। अगर जो भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं, अगर वो, मेरा ये ख्याल है कि ऋषि अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जैसे हम डॉक्टर साहब पीछे बात कर रहे थे, मेरा तो ये ख्याल नहीं कि वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे। नहीं, वो तो कोई भी अक्लमंद बंदा नहीं बनना जिसको परमानेंट प्राइम मिनिस्टर रहना है, को एटलीस्ट फॉर 2 ईयर्स। तो कहीं इंग्लैंड में तो 2 साल भी प्राइम मिनिस्टर रहना है, बड़ी बात होती है। वो तो बहुत कम लोग हैं जो 4 साल ये गुजार सके। इंग्लैंड इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस एंड ट्रू डेमोक्रेसी। तो वहाँ पे अगर ऋषि जी बनते हैं प्राइम मिनिस्टर
ये अप्रैल में लीडर बनते हैं, लीडर प्राइम वो वाले पक्के वाले प्राइम मिनिस्टर। अब तो पक्के वाला प्राइम मिनिस्टर भी 45 दिन रह पाता है ये कोई गारंटी नहीं है। तो ऋषि जी का अगर वो बनते हैं, आपका जो क्वेश्चन है, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त ट्रू कंजर्वेटिव की ज़रूरत है इंग्लैंड को, क्योंकि आप दाएं बाएं इधर उधर नहीं हो सकते। इस वक्त आपको फोकस होना होगा। अगर ऋषि जी बोरिस जॉनसन की तरह, अभी तो हम यही कह सकते हैं ड्रामेबाज नहीं है, बोरिस जॉनसन साहब तो बड़े बड़े ड्रामे भी करते थे ना, वो तो प्लेयर भी थे। वो तो ट्रम्प और बोरिस साहब एक ही। ऋषि जी लुक्स लाइक सीरियस पॉलिटिशियन। देखिए इस वक्त आपने जो बात कही, ही इज़ वेरी सीरियस, ही मे बी एबल टू डू समथिंग, लेकिन जो इस वक्त लो कंजर्वेटिव पार्टी के अगेंस्ट और जो लिबरल पार्टी वहाँ पर, लेबर पार्टी वहाँ पर जो पॉपुलैरिटी पे पहुंची हुई है, और उनका जो तलवार है लेबर पार्टी की, वो इनके सिर के ऊपर लटकी हुई है। वो तो होगी। हाँ जी, अगर ये कुछ नहीं करे, ठीक नहीं कर सकेंगे, तो डेफिनेटली कंजर्वेटिव पार्टी इज गोइंग टू लूज इन अनदर 2 years। और इस वक्त तो डिमांड ये हो रही है कि ट्रस्ट के बाद इलेक्शन अभी होना चाहिए, क्योंकि अभी इलेक्शन हो गए तो अभी भी लूज करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल लूज करेंगे। तो बहरहाल जी, आपके क्वेश्चन को सपोज करते हुए हम उसकी करते, अगर मेरी ओपिनियन, डॉक्टर साहब ने ओपिनियन दी, अगर ऋषि इंटरिम नहीं लीडरशिप रेस में जीतने के बाद लीडर बनते हैं, तो उनके ब्राइट चांसेस हैं कंपेयर टू लिज ट्रस। लिज ट्रस तो चली गई। वो नहीं, वो लिज ट्रस की जो परफॉर्मेंस है उससे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस होगी। मेरा ख्याल है कि ही कैन डिलीवर, ही कैन डू बेटर, लेकिन हो सकता है वो हमसे ज़्यादा पॉलिटिक्स को जानते हैं। हो सकता है वो ये सोचें कि एक दफ़ा ये इलेक्शन ही हो जाए, लेबर आ जाए, 2-4 साल ये मौज कर लें जितनी कर जाऊं, हाँ, फिर बाद में देखूंगा जब ये हालात, क्योंकि इस वक्त बड़े अनपॉपुलर है। ठीक है, अनपॉपुलर है, कंजर्वेटिव इज वेरी अनपॉपुलर। जी ठीक है, अगले कुछ 2-4 क्वेश्चन लेते हैं जी। डॉक्टर साहब। हाय सर, आई एम फ्रॉम ओडिशा। ओडिशा का मतलब उड़ीसा। जी, माय क्वेश्चन इज, विल पाकिस्तान सर्वाइव इन दिस रीजन? What do you think about US-Pakistan relationship? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। देखिए जी, पाकिस्तान बिल्कुल सर्वाइव करेगा। मैं इसलिए नहीं, आगे भी कई बार हमने कहा वो इसलिए कि पाकिस्तान का जो टूटना है वो हो सकता है किसी के इंटरेस्ट में हो, लेकिन पाकिस्तान को तोड़ने के लिए कुछ ताकतें चाहिए होती है ना, वो ताकतें कोई भी नज़र नहीं आ रही, तो सब उसको बचाने में लगी हुई है। ठीक, तो वो करेगा। अब इनका क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा था यूएस और पाकिस्तान के रिलेशनशिप। देखिए, प्रेसिडेंट बाइडन ने जो रिसेंटली कहा, वो उन्होंने अपने जो दिल की बात है, जो उनका 45-50 साल एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स का, तो पाकिस्तान को उन्होंने काफ़ी डील किया, वो उसकी बेस पे कही है। और देखिए वो बड़ा कंडेम किया गया पाकिस्तान में। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो बिल्कुल सेफ नहीं है पाकिस्तान में। बात तो ये हुई, बाइडन ने ये कहा, फिर उन्होंने मोस्ट डेंजरस नेशन, सिर्फ न्यूक्लियर वेपन पे नहीं कहा, ओवरऑल भी कह दिया। ठीक है, उसमें उनका, तो वो उनका जो अपना एक्सपीरियंस है उसके बेस पे वो बात कह दी। अच्छा, थी वो बात बुलंद। उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट के एक स्पोक्स पर्सन ने उनकी बात की तरदीद नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपना उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि बाइडन साहब ने जो कहा है आप क्या समझते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रेसिडेंट बाइडन किसी और तरह से कह रहे थे, ये नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं वो सेफ हाथों में है, लेकिन ये भी एक जिसे कहते हैं डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल सा जवाब था। पाकिस्तान की आर्मी ने इस पे एक किया, कोर कमांडर का एक इजलास किया, उस पर बाद उन्होंने स्टेटमेंट जारी दी कि जी किसी को दुनिया में कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। एक बड़ी अच्छी बात नहीं, एक और बात जी, कि आर्मी का चीफ जो है प्लानिंग टू गो टू यूएस है। हाँ, वो तो खैर अभी कोई मेरा ख्याल 2 हफ्ते पहले ही एक हफ्ता रह के आए थे ऑन दिस इशू। हाँ, ऑन दिस इशू ठीक है, वो जाएंगे, लेकिन वो तो खैर खुद अब जाने वाले हैं नवंबर पर 29 को उन्होंने जाना है। नया ही आर्मी चीफ आएगा, कुछ करेगा, हो सकता है वो भी मतलब इमरान साहब कहते हैं कि ये गवर्नमेंट नया चीफ ना इलेक्ट करे। वो खान साहब का यही इशू है ना, खान साहब का अवामी इशू कोई नहीं है। खान साहब का इशू ये है कि मैनू ले आओ तो सीधा कद्दी दे वापस। मतलब देखें ना, खान साहब की लीडरी देखेंगे कैसी है, कोई अवामी मसला नहीं, कोई जी मैनू ले आओ बस लड़े। मैं जी इंसाफ दे मांगा। इंसाफ भाई तुम 4 साल पहले रहे हो, कौन सा तुमने इंसाफ दे सके हो? सबसे ज्यादा करप्शन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहना है कि इमरान खान के दौर में हुई। अंदाजा करें, जो आदमी अपने आप को
इंसाफ का और क्लीन होने का वो दावा करता है, उसके बारे में छोड़िए पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान में तो सभी कहेंगे ना पॉलिटिशियन, कोई तू चोर है, दूसरा का तू चोर है, वो तो हमारे उन सोसाइटीज़ में यही है ना। पाकिस्तान में तो यही है कि भाई सारे चोर हैं, एक दूसरे को कह। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि इमरान खान के दौर में करप्शन रिकॉर्ड हुई है, ठीक है। खैर, तो वो तो मतलब यही है। चलें अगला सवाल लेते हैं। रमेश, एशिया कप में इंडिया ने क्रिकेट टीम पाकिस्तान में जाने से इनकार कर दिया, क्या ये ठीक किया है? इंडियन क्रिकेट पॉलिसी पे बोलिए सर, पाकिस्तान क्या परेशान है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो जनरल सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के मिस्टर शाह, उन्होंने ये कहा कि हमारी टीम नहीं जाएगी, लेकिन अनुराग ठाकुर साहब जो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं दिल्ली में, उन्होंने कहा कि ये फैसला होम मिनिस्ट्री करेगी, ये फैसला ना मैं कर सकता हूँ ना बीसीसीआई कर सकती है, और वो फैसला जो है वो होम मिनिस्ट्री लेगी जब टाइम आएगा। तो इस वक्त वो जो बयान है दैट हैज़ नो मीनिंग। अनुराग ठाकुर का जो बयान है इट हैज़ मीनिंग कि इट विल, होम मिनिस्ट्री विल टेक द डिसीजन एट द राइट टाइम। जी देखिए, ये सब बातें अपनी जगह पे, लेकिन एक और इशू ये है कि जब भी क्रिकेट की बात होती है तो पाकिस्तान की ख्वाहिश होती है कि क्रिकेट खेलें, क्योंकि उससे क्या होता है कि तो इमेज अच्छा बनता है। अगर पाकिस्तान में जाएगी भारत की टीम, दुनिया को कहेंगे देखें जी क्रिकेट हो रही है, क्रिकेट डिप्लोमेसी है, दूसरा पैसा अच्छा खासा आता है, मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर। लेकिन जब कोई सीरियस बात होती है तो वो कहते हैं नहीं, हम बात नहीं करेंगे भारत के साथ, क्योंकि कश्मीर का मसला भी है, भारत कश्मीर का मसला है और टेररिज्म का, ठीक है। अच्छा नहीं, वो पाकिस्तान ये कहता है जी भारत कश्मीर का मसला हल करें, फिर हम भारत के साथ बैठेंगे। तो भारत तो कह ही नहीं रहा कि हमारे साथ बैठ रहे, ये खुद से ही एज्यूम करते हैं कि हम भारत से टमाटर तब लेंगे जब कश्मीर का मसला हल होगा। अच्छा, क्रिकेट में ये बात नहीं करते कि क्रिकेट भी तब खेलेंगे जब कश्मीर का मसला हल होगा, उस पर कहते नहीं नहीं आए जी क्रिकेट खेलो जी साथ, ठीक। तो ये एक ऐसा आपने तो वो बात की, मैंने ऑफिशियल बात बताई, वो तो ऑफिशियल है, वो ये है, वो ये है डॉक्टर साहब, वो तो ऐसा ही है। ऑफिशियल तो आपको पता बड़ी जरा केयरफुल लैंग्वेज होती है ना ऑफिशियल में तो, लेकिन जो एट प्ले है वो ये भी सोचे हैं कि यार आप ऐसा कुछ स्टेटमेंट, सुबह शाम आप कश्मीर की जहाँ कहीं बैठते हैं, शहबाज शरीफ हो या खान साहब पहले थे, जब जहाँ बैठते हैं आप वही रेटरिक रखे हुए हैं, तो साथ ही क्रिकेट भी खेलना चाहता है, फिर वो पहले वो रेटरिक को सॉल्व कर ले फिर क्रिकेट खेल। आपने अभी यूएई में ना जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें देखा था कि हिंदुस्तान प्लेड विद पाकिस्तान ट्वाइस, राइट, एंड एक भी सीट खाली नहीं थी कहीं पर। जी, अब भी जो पहला मैच होना है ऑस्ट्रेलिया में, राइट, वो पहला मैच जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का होना है, और उस मैच में भी आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में 50-60 हज़ार लोग उस मैच को देखेंगे। सो देयर इज ए अर्ज फॉर द पीपल टू कम एंड सी, लेकिन ये पॉलिटिकल इशू जो है ये रहेगा जब तक पाकिस्तान जो है वो टेबल पर नहीं बैठता। नहीं, वो पाकिस्तान तो कहता है इंडिया नहीं टेबल पे हमारे साथ बैठता, वो कहते हैं टेबल पे बैठ के ये बात करें ठीक है। तो ये जब मैं ये कहूँगा जब तक ये रेटरिक रहेगा तो फिर जब तक ये रेटरिक है फिर ना तो बातचीत हो सकती है तो ना ही क्रिकेट हो सकती है पाकिस्तान के अंदर। ना तो भारत की टीम पाकिस्तान मुझे जाती नजर आती है, ना पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत जाती नजर आ रही है। हाँ, वहाँ पे फिर यूएई में खेलते रहेंगे, बाहर ऑस्ट्रेलिया में खेलते रहेंगे, बाहर के कंट्रियों में जो है वो चलता रहेगा। तो बहरहाल चूंकि दोनों देशों में खास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से ये कश्मीर पे इतनी पब्लिक कंजम्पशन है कि शहबाज शरीफ चाहें भी तो उसको बंद नहीं करता, चूंकि वो वरना तो फिर इमरान खान ने इसी को मसला बना दिया। आर्मी का इशू है, आर्मी ने बनाया हुआ है ताकि वो जिंदा रहे, उनका भी बहुत बड़ा मसला है। तो वो एक बार काफ़ी गंभीर है। इससे पहले कि मैं आखिरी सवाल लूँ आपको, फिर लाइटो की तरफ से वो मैसेज देता हूँ और शेखा शारदा लॉ ऑफिस की तरफ से मैसेज देता हूँ। लाइटो इमिग्रेशन वालों का कहना है कि भाई आप अगर हमसे रब्ता करें तो हम आपकी सिटीज़नशिप इमिग्रेशन करवाने में भरपूर मदद कर सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा हो, बिज़नेस वीज़ा हो, और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि यहाँ पे हम आपको, अगर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सारे लीगल मिल जाते हैं तो फिर आपको जॉब लेने में भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि कनाडा में अब स्टूडेंट्स को जॉब के लिए
पहले 20 घंटे हफ्ते की शर्त थी, वो ख़त्म हो गई, ओपन कर दी। अब उन्होंने ओपन कर दिया। तो बड़े डॉक्टर साहब ये यहाँ पे मैं इस पे भी बात करूँगा, हम वैसे आज इसको छोड़ गए। एक तो ये जो ट्रकों का यहाँ पे हुआ था ना, उस पर अब रिपोर्ट आई है, शर्मनाक रिपोर्ट है। और मैं तो पहले दिन से कहता था कि इस गवर्नमेंट ने बड़ी ज़्यादती की है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बेड़ा गर्क किया था। लेकिन चलिए उसको छोड़िए, मैं इस पे CBC की एक डॉक्यूमेंट्री आई है डॉक्टर साहब, जो बच्चे हमारे ख़ासतौर पर इंडियन बच्चे जो यहाँ पे आ रहे हैं और उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है स्टूडेंट के, 4 से 5 बच्चों की सुइसाइड हो रही है। ये एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ लड़कों के साथ नहीं, लड़कियों के साथ, मैं दोनों के बच्चों की साथ, क्या, हाँ दोनों के बच्चों साथ की कह रहा हूं। बहुत सीरियस एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। और जो लोग हैं, माफ़ करना, अपनी ही कम्युनिटी वाले उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। वो भी उठा रहे हैं सर। देखिए जिस तरह कॉलेजेस के यहाँ पे जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं जो उनको भेज रहे हैं, उसमें मेन स्ट्रीम के कॉलेजेस भी हैं। हाँ, वो जिस तरह उनको इनविटेशन भेज रहे हैं, उनकी 5 टाइम्स मोर उनकी होती है फी, राइट, जो कैनेडियन बच्चे से। राइट। अब वो $23 बिलियन का बिजनेस इंटरनेशनल स्टूडेंट से आ रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा भारत के बच्चे, भारत से और ओंटारियो में, और उसमें भारत से भी पंजाब और गुजरात से। नंबर 1 पंजाब, फिर गुजरात है। और बड़े ही सैड इंसिडेंट्स हो रहे हैं। इसीलिए इन सब को रोकने के लिए यहाँ पे अच्छा सिस्टम आना चाहिए। और ये 2 ही लोग काम कर सकते हैं इसमें। एक तो अच्छे इमिग्रेशन के कंसल्टेंट, जैसे ये लाइटो वाले हैं, आप इनका नंबर नोट कर लीजिए। और इसके साथ साथ जब आपको लॉ के फिर प्रॉब्लम आए तो फिर आपको लॉयर भी चाहिए। ये एक रियलिटी है जो इस तरह के इश्यूज़ को कर सके। डॉक्टर साहब, ये बाय द वे ऐसा मौजू है जिस पे हमें अगले शो में बात करनी चाहिए कि एक घर में 10-10 बच्चे रह रहे हैं, 4 पाइयाँ तक डॉक्टर साहब, वो डिफरेंट शिफ्ट में जा रहे हैं। ये तो प्रैक्टिकली मैंने देखा जी कि किस तरीके से बहुत बुरे ढंग से ऐसे रखा है जैसे कैंपों में रखते हैं, जैसे वो भेड़ बकरियां होती हैं। हाँ जी, ऐसे रखा हुआ है। बड़े ही शर्म की बात। और एक बाथरूम 10 लड़के लड़कियां, ठीक है। और वो ये होता है कि वो बाकायदा वो बच्चे बेचारे काम भी कर रहे हैं, उन पे इतना प्रेशर है, कर्जे लेकर वो आए हुए हैं माँ बाप के, जहाँ से वो आके पैसे नहीं कमाना चाहते हैं ताकि कर्जे उतारें, पढ़ाई करना चाहते हैं, जॉब्स वो कर रहे हैं 2-2 घंटे जाके, उनका एक ताहिर साहब, इसमें कुछ जो है इमिग्रेशन वाले, बिल्कुल जी, उन्होंने मिस गाइड लोगों को करके जी यहाँ पर ऐसे बताते कुछ और है, राइट, हाँ जी, और होता कुछ और है। डॉक्टर साहब, इसमें हमारी कैनेडियन गवर्नमेंट को भी तो रेगुलेशन लानी चाहिए ना, सख्त किस्म की। लेकिन पंजाब में जो हो रहा है, वहाँ पंजाब में तो मैंने कुछ साल पहले गया था, तो वो तो सैकड़ों दफ्तर खोले। अच्छा, हम कहते हैं खोलें, लेकिन रेगुलर हो, कोई बॉडी के तहत। आपको पता कितने काम ठीक से, कितने लोगों के पैसे वहाँ पर जो है उनके साथ लूटमार हुई है। बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। बहरहाल हमारे ये जो साथी हैं लाइटो इमिग्रेशन वाले, ये तो क्लेम करते हैं कि हम नीट काम करते हैं, तो आप उनसे बात करके देख लें अगर वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन हम इस पे एक अलग से शो भी लाएंगे। और डॉक्टर साहब, इस पे सिर्फ शो की नहीं, हमें यहाँ पे काम भी करना है, यहाँ की गवर्नमेंट को पुश करें कि मुझे तो ये बड़ी ह्यूमिलेशन होती है, यहाँ हॉस्टल हो, जो बच्चे आए हर एक को एटलीस्ट एक कमरा तो मिले। यहाँ पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बिल्कुल, फिर वो यहाँ पर स्टूडेंट्स आने। लेकिन डॉक्टर साहब देखें ना, अब यहाँ पे क्यूबेक के मिनिस्टर ने कहा जी कि मुझे काले, ये लफ्ज़ उसने कहा मुझे काले नीले पीले किसी से कोई गर्ज नहीं है, मुझे वर्क फोर्स चाहिए। ये जो भी 20 घंटे से ओपन किया है इन्होंने, ये इसलिए नहीं किया कि ये बड़ा एहसान कर रहे हैं, यहाँ वर्क फोर्स की जरूरत है, बहुत शॉर्टेज ऑफ लेबर, बहुत शॉर्टेज। ठीक, तो वो अच्छा कहाँ करना है काम? अच्छा, वो जो बेचारे आएंगे अपनी अपनी फील्ड में तो काम नहीं है, राइट, वो तो टिम हॉर्टन में कर लें, मैकडॉनल्ड में कर लें, लेबर जनरल लेबर चाहिए, जनरल लेबर चाहिए। जो आईटी वाले, फाइनेंस वाले हो तो उनके पास है। अच्छा, $16-17 मैक्सिमम घंटे की, ठीक है ना? क्या बात करते हो, अंडर पेमेंट है $8-10। वो तो मुझे पता है, ये तो बड़े ही दुख की बात है ना, वो जो $8-10 वाला काम हो रहा है, ठीक है ना जी? तो दिस इज व्हाट एम्बैरसिंग। ये मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, हम कैनेडियंस का फर्ज है, खासतौर पर जो हम साउथ एशियन बैकग्राउंड के हैं, हम आगे फ्रंट पे आएँ और इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। पर साउथ एशियन खुद ही जो है वो खुद भी इसमें इसमें जॉब तो वही है ना जी, जॉब तो बड़े ही दुख की बात है। बहरहाल जी, आखिरी सवाल
और फिर हम आज के शो को कंक्लूड करते हैं। दीपक साहब का है पाकिस्तान गेटिंग आउट ऑफ फैटफ, हाउ इट विल चेंज पाकिस्तान इंटरनली एंड जियो पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया। मुझे नहीं पता जी, वो वैसे तो खैर हालात पाकिस्तान के फैटफ से निकलने वाले थे, लेकिन क्या फैटफ से निकल सकते हैं कि नहीं? मेरा ये ख्याल है कि फैटफ में अगर पाकिस्तान रहे भी तो काम अच्छे कर देगा, तो फिर फैटफ की कोई परवाह नहीं है। अगर पाकिस्तान फैटफ में नहीं रहता, बाहर आ जाता, तो उससे जाहिर है उसके जो ऑप्टिक्स हैं थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जो मुल्की हालात इतने बुरे हैं, फैटफ में आप रहें या ना रहें, इकॉनमी इतनी बुरी है। देखिए क्वेश्चन है लोन का। हाँ जी, लोन उन्हीं को देंगे जिससे वापस मिल सके। बस। अच्छा, लोन अगर कल IMF या वर्ल्ड बैंक उनको लोन देना चाहे, वो कहे हमें ये बताइए कि आप हमें पैसा वापस कैसे करें? हाँ जी, और ये जो पैसा है ये कहीं आपके जेबों में ना चला जाए। उनका तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि हमें बताइए एग्जैक्टली आपने इसको कहाँ पर लगाना है, हमें प्लान बना के दीजिए। तो हाँ, वो लोन में उनको जरूर फर्क पड़ सकता है, लेकिन देन अगेन जैसे ताहिर साहब ने कहा कि पहले अपनी कंडीशंस जो हैं उनको ठीक करो। हाँ जी, फिर हमसे बात करो। बिल्कुल ठीक, ऐसा ही। डॉक्टर साहब कंक्लूसिव रिमार्क्स आप दे लीजिएगा। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आप सबके कि आप सब ने हमसे बातचीत की और आपने हमारा शो देखा। हमारी कोशिश होगी कि अगले कुछ हफ्ते इससे पहले कुछ छुट्टियां शुरू हों, डॉक्टर साहब ने भी भारत जाना है नवंबर के आखिरी शायद हफ्ते में, तो हम बहरहाल आपसे मिलते तो रहेंगे। कोई अगर छोटा मोटा गैप आएगा वो अपनी जगह पे, तो टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो ज़रूर कंट्रीब्यूट कीजिए, paypal.me/tagtv इंटरनेशनल या पेट्रियन के जरिए या क्रेडिट कार्ड के जरिए। इसी यूट्यूब के चैनल पे आप डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभ कामनाएं। दिवाली की मंडे को दिवाली, वही मैं मैसेज देना चाह रहा था कि दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत ही सुंदर त्यौहार है। यहाँ हमारे टोरंटो में कल एक बहुत बड़ा फायरवर्क होगा हार्बर फ्रंट में, मैंने सुना है वहाँ पे दिवाली का। तो भारत में अब दिवाली की मेरा ख्याल है पूरा हफ्ता ही छुट्टियाँ रहेंगी। हाँ जी। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, आपको बेस्ट विशेस। डॉक्टर साहब कंक्लूड करेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जहाँ आप दिवाली मना रहे हैं, देखिए पटाखे जो हैं वो तो काफ़ी जगह पर बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा इशू है जब हम पटाखे बजाते हैं। मैं खुद जब था इसमें पार्टिसिपेट करता था तो आई फील गिल्टी टुडे कि मैं उस वक्त कितने पटाखे जो है वो लेके आया करता था। लेकिन अब टाइम बदल गया, अब तो लेज़र के थ्रू भी आप पटाखे ले सकते हैं, और टाइमिंग भी जो है जगह जगह पर 2 घंटे की दिल्ली में, 2 घंटे की चंडीगढ़ में, इस तरीके से टाइमिंग भी जो है वो शहरों में उन्होंने कर दी हैं। बस इसी चीज़ का ख्याल रखिए, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को पटाखों से मरते हुए देखा। तो सेफ ढंग से आप अगर पटाखे चलाने हैं तो आप चलाइए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिवाली। और कोई संदेश नहीं आज, सिर्फ यही है कि दिवाली जो है वो आप खुशी से, प्यार से, और जिनके घर दिवाली का साधन नहीं है उनको अगर आप साधन प्रोवाइड कर सकें, उन गरीबों की हेल्प कर सकें, तो दैट विल बी द रियल दिवाली फॉर यू। In the meanwhile, wish you all the best for Monday. Have a wonderful time. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.